हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम मेनली यूपीएससी सीएपीए पेपर 2 के एस्से वाले पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है। आज हम यहाँ जानेंगे कि एस्से को हम कैसे बेटर वे में लिख सकते हैं, कैसे उसके स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दे सकते हैं और कैसे अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके साथ एक सैम्पल मैं इससे भी आपको दिखाऊंगा जो मैं अपने प्रैक्टिस के टाइम पे लिखता हूँ और मैंने जो इस अटेम्प्ट में लिखा था उसमें से ही एक सैम्पल आपको दिखाऊंगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया लग सके कि एक इससे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम पेपर 2 के बारे में देखें तो पेपर 2 हमारा मेनली कंसिस्ट होता है 4 एस्से आते हैं इसमें। पेपर 2 में हमारे 4 एस्से होते हैं, 2 रिपोर्ट होता है, 2 रिपोर्ट, 2 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, एक प्रेसी होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है और 25 मार्क्स का ग्रामर होता है हमारा। ठीक है, 25 मार्क्स का ग्रामर होता है। ये सारे टोटल मिलकर 200 मार्क्स का हमारा पेपर 2 होता है। ओके, और इसमें आप चाहे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें तो। ओके, तो हम मेनली एस्से के ऊपर फोकस करते हैं कि एस्से को हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, अपनी एस्से राइटिंग को कैसे हम और एनरिच कर सकते हैं। तो एस्से मेनली होता क्या है हमें ये समझना होगा सबसे पहले। तो एस्से जो है आपके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आपकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग शो करता है आपके कॉपी में, आंसर शीट में। क्योंकि जब आपके आंसर शीट एग्जामिनर के पास जाती है तो वहाँ आप नहीं होते, वो आपको नहीं जानता। वहाँ पे क्या होती है, आपकी कॉपी, आपका एस्से, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपका नॉलेज जो आपकी पर्सनैलिटी क्या करता है दिखाता है। तो इससे इस वे में हम लिखें ताकि हमारे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेस्ट वे में क्या हो वहाँ पे रेप्लिकेट हम कर सकें। तो सबसे पहले उस अगर अच्छा ऐसे लिखना है तो हमारे पास कुछ कंटेंट होने चाहिए जिसके बेसिस पे हम लिखें। हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेवलप कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके लिए 2-4 सोर्सेज हैं जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहला न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। अब ये द हिंदू भी हो सकता है या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके एडिटोरियल वाले पोर्शन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। एडिटोरियल वाले पोर्शन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे इससे क्या होगा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा और आपके पास मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे किसी एक टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद फर्दर आप कुछ डेटा गैदर करने के लिए कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं जहाँ से आप एनसीईआरबी की रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, किसी भी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स, किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, आप एनरिच कर सकते हैं जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट को बैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और तीसरा जो मेनली बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, पेपर 1। आपका पेपर 1 का प्रिपरेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट एनरिचमेंट है आपके एस्से राइटिंग के लिए। आप जो भी कुछ पेपर 1 के लिए पढ़ते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उन सारी चीज़ों का यूज आप बेस्ट वे में अगर करो पेपर 2 में तो आपके आपके एसेस बहुत नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, आप इससे पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। जैसे वुमेन रिलेटेड कुछ आता है तो मैं क्या करता था, मैं क्या करता हूँ मेनली, मैं वुमेन रिलेटेड चीज़ जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं मैं वहाँ से एग्जाम्पल्स लिख उठाता हूँ और अपने आंसर्स में कोट करता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जिससे क्या होता है, मेरा इससे और भी ज़्यादा ऑथेंटिक दिखने लगता है और उसमें कंटेंट इनरिचमेंट हो जाता है, वैल्यू ऐड हो जाती है। इस तरीके से आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 कैसे हेल्प करता है मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आया था, एक टॉपिक था जहाँ पे वुमेन इन स्पोर्ट्स करके था। तो वहाँ पे आप कैसे अपने कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं, कैसे बेस्ट नॉलेज शो कर सकते थे, मैंने पेपर 1 की हेल्प से किया कि मैंने वहाँ जो भी हिस्ट्री में पढ़ा था, विजयनगर एम्पायर में जैसे हमने पढ़ा है कि विमेन बहुत अच्छे लेवल पे प्रायोरिटी में थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, इवन रेसलिंग तक में इन्वॉल्व थी विमेन। तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि involvement of women in sports and other economic activities is not confined to the modern era only. Even in the ancient period, our country and many empires like Vijayanagar Empire have given importance to women in all the other sectors. तो इस तरीके से आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे आपका आंसर और भी ज़्यादा ऑथेंटिक लगने लगेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं एस्से के स्ट्रक्चरिंग पे कि एस्से हमारा किस तरीके से लिखा जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहले इससे में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, जो मेनली 30 से 40 वर्ड्स का होता है। तो इंट्रोडक्शन में अब हम लिखेंगे क्या, इंट्रोडक्शन मेनली हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में एनी करेंट इवेंट्स, कोई भी करेंट इवेंट हुआ है उस टॉपिक रिलेटेड तो वो मेंशन कर सकते हैं।
अगर कोई हमारे पास डेटा है, कोई रिपोर्ट है, हम वो मेंशन कर सकते हैं। हमारे पास कोई कोट है वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं अपने एसेज में, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे टॉपिक को। वो क्या है, जस्ट एक प्रीफेस है, जो कंटेक्स्ट होता है हमारे बुक में, उसी तरीके से क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन है कि एक रीडर को ये समझ में आ जाए कि ये टॉपिक किस बारे में होने जा रहा है, टॉपिक क्या है। आपको ये बिल्कुल ये इमेजिन करके चलना है कि जो भी आपके आंसर्स पढ़ेगा वो बिल्कुल उसके पास नॉलेज नहीं है, आपको ये सोच के चलना है, ताकि इस वे में आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली बॉडी में आते हैं, तो बॉडी में हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और कोई भी अचीवमेंट्स हैं, या फिर कोई भी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पैराग्राफ वाइज हम क्या करते हैं उसको मेंशन करते हैं, ओके। जैसे हमारे पास अलग अलग एस्पेक्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को, जिससे हमारा ऐसे राइटिंग क्या होगा, ईजी हो जाएगा। और उसके कोई भी चीज़ें, सपोज अगर क्लाइमेट चेंज है, तो अगर क्लाइमेट चेंज के ड्रॉबैक्स को हमको बताना है, उसके इम्पैक्ट को बताना है, तो इंस्टीड ऑफ उस मेंशनिंग इट इन अ सिंगल पैराग्राफ, हम क्या कर सकते हैं, उसे पर्टिकुलरली अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सोशली क्या एस्पेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। इससे क्या होगा, हमारा इससे मोर वैल्यूएबल दिखेगा, अच्छे से हम उसे डिफ़ाइन भी कर पाएंगे, और थोड़ा नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। तो इस तरीके से हम बॉडी लिखने के बाद क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड पे जा सकते हैं। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है जो एसेज के डिमांड के अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट ने अभी कोई स्टेप्स लिए हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं, कोई क्रॉस कंट्री ट्रीटी हुई है उसको मेंशन कर सकते हैं, कोई अचीवमेंट है इस फील्ड में हम ये मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई ऑप्टिमिस्टिक स्टेप, पॉजिटिव स्टेप क्या लेना चाहिए अपने हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, डिजिटल इकॉनमी अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे हम इंट्रो क्या दे सकते हैं, इंट्रो में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि डिजिटल इकॉनमी क्या है, डिजिटल इकॉनमी के मतलब क्या है, जो हमारी कंट्री डेवलप हो रही है उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है डिजिटल इकॉनमी, हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बॉडी पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मेंशन करना है, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो डिजिटल इकॉनमी जो हमारा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, और तो यहाँ पे हम इसके बेनिफिट्स मेंशन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो ये क्या कर सकता है, सबसे पहले यूपीआई सिस्टम जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा हमारे कंट्री में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स जो होते थे, ये सारे चीज़ लोगों तक ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए। गवर्नमेंट के मॉनेटरी सपोर्ट वाले जो स्कीम्स होते हैं, वो ड्यू टू लेस इंटरमीडियरीज क्या हो गया, करप्शन कम हो गया, ठीक है। यूपीआई सिस्टम से क्या हो गया, गांव-गांव तक में भी क्या हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या हो पाई, एक्सेसिबल हो पाई हमारे कंट्री में, ठीक है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके अपने कंट्री में यूपीआई लाइक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए। इससे क्या हो रहा है, इंडिया का वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये एक इंडिया की डिप्लोमेटिक विन भी है, ठीक है। ये कुछ एक एस्पेक्ट्स हो गए, इसको और डिटेल में आप एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर चैलेंजेस के बारे में अगर हम देखें, तो चैलेंजेस क्या है, हमारे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जिससे क्या होता है, इशूज़ लाइक फाइनेंशियल फ्रॉड्स फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, फिशिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग तो अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाएगा, उससे मनी लॉन्ड्रिंग रिड्यूस हो गई डिजिटल इकॉनमी से, ओके, ठीक है। फिशिंग हो गया, फ्रॉड्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इसके चैलेंजेस हो गए, चैलेंजेस, ठीक है। इससे क्या होता है, ये चैलेंज कर रहे हैं हमारे डिजिटल इकॉनमी को, जिससे हमारे कंट्री को डैमेज हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारी डिजिटल इकॉनमी की अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि हाँ, एक बैलेंस अप्रोच बता सकते हैं, एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाना चाहिए। अगर इसमें आपको नॉलेज है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि BN श्री कृष्णा कमेटी ने रिकमेंड किया था डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने के लिए। ऐसे ऐसे अलग अलग कमिटीज़ आप रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डेटा आपके पास है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड चैलेंजेस में, क्या इतने इतने फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो चुके हैं, साइबर क्राइम्स हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल इकॉनमी पे। ऐसे ही सिमिलर एसेज हैं जो हम टाइम टू टाइम
इन द अपकमिंग टाइम हम क्या करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम एक सैम्पल ऐसे देखते हैं जो मैंने लिखा था, ठीक है। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ ये एक बेस्ट ऐसे नहीं है और आप इसको मापदंड नहीं माने, बस एक ये सैम्पल ऐसे है जिससे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एक ऐसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे अपना ऐसे लिखना है। तो टॉपिक देखते हैं हम, टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, अ न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। आत्मनिर्भर भारत ये हमारा कीवर्ड है, ओके। अ न्यू स्टार्ट, ठीक। हमें एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है इस आंसर में, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए। तो आइए इंट्रो देखते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव नेम्ड आत्मनिर्भर भारत विच एम्स टूवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे क्या किया गया है, इंट्रो में मेनली आत्मनिर्भर भारत क्या है इसको डिफाइन कर दिया गया है। जो मैंने बताया था कि आप इंट्रो में टॉपिक रिलेटेड डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के विजन के अकॉर्डिंग आत्मनिर्भर भारत को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट है हमारे इंट्रो लिखने का। उसके बाद फर्दर, India is one of the fastest developing country and it is important for the country to reduce its dependency on other countries to ensure much faster development। ठीक है, क्यों ज़रूरी है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया। अब फर्दर आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट मेजर फोकस किस चीज़ पे है। तो सबसे पहले डिफेंस पर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन्हांसमेंट पे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ब्रॉडन करने पे है, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने पे गवर्नमेंट का मेन फोकस है, ठीक है। हमने ये एक बेसिक सा बता दिया कनेक्टिंग पैराग्राफ में, और अब इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे स्पेस सेक्टर भी है, ओके। यहाँ पे मैंने बस एज अ रिव्यू में लिख दिया यहाँ पे, पर याद रहे आपको इस मार्जिन में कभी कुछ नहीं लिखना है, ओके। ये मार्जिन बिल्कुल खाली रहना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, द डिफेंस सेक्टर हैज़ गॉट द हाईएस्ट बजट एलोकेशन ऑफ अराउंड 13% ऑफ बजट इन 2024 इंटरिम बजट with an aim to raise manufacturing and rise as net exporter of defense equipments all over the globe as India is exporting BrahMos to Philippines। यहाँ क्या किया गया, डिफेंस सेक्टर के बारे में जब हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं तो बताया हमने एक डेटा के अकॉर्डिंग कि यहाँ डिफेंस हमारे जो इंटरिम बजट है उसका 13% एलोकेट हुआ डिफेंस सेक्टर को। इससे क्या होगा, डिफेंस सेक्टर हमारा इंप्रूव होगा और वहाँ पे हमारा इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर की तरह डेवलप होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स में। और इसका एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, क्या, जैसे इंडिया ब्रह्मोस क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है फिलीपींस को। फर्दर डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट गुएना डिफेंस फोर्सेस को भी यहाँ पे हुआ। ये चीज़ मैंने साइड से मेंशन कर दिया था ताकि रिवीजन में आसानी हो, ठीक। उसके बाद स्टार्टअप सेक्टर पे आए। स्टार्टअप सेक्टर पे मैंने क्या किया, बीइंग प्रोमोटेड, स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बीइंग प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। यहाँ पे कुछ स्कीम्स मेंशन किए, ठीक है, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को मेन बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर पे आए। एजुकेशन सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया, जिससे किसी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इन्हेंसमेंट पे फोकस किया गया है, जिसमें एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्किल्ड माइंडसेट क्रिएट किया जाएगा प्राइमरी लेवल पे। और हायर लेवल पे भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो है बहुत लीडिंग कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, और कंट्री वाइड भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी कंट्रीज़ के जो आईआईटीज़ हैं वो ओपन अप हो रहे हैं। जैसे बाहर वो आईआईटी मद्रास तंजानिया में है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक लिख लिया था ताकि रिवीजन टाइम पे याद रहे। भार ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया था। यहाँ पे आप एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं, ओके। ये गलत है, यहाँ पे छोड़ देना आप, ओके। ये चीज़ हो गया। अब फर्दर देखते हैं, एज पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज पर द प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अमृतकाल। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के व्यू को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि इंडिया क्या हो गया, अमृतकाल में एंटर कर चुका है। एंड द आत्मनिर्भर भारत इज द ड्राइविंग फोर्स दैट कैन लीड इंडिया टू अ $5 ट्रिलियन इकॉनमी, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत का जो विज़न है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ लीड कर सकता है। By realizing the goal of self-reliance, India can set a precedent and rise as the voice of global South and yet again become विश्वगुरु। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे इंडिया के विजन को डिफाइन कर दिया एक फ्यूचर व्यू के साथ कि अगर इसी तरीके से इंडिया सेल्फ रिलायंस की ओर फोकस करेगा तो फ्यूचर में $5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बन सकता है और आगे चल के विश्वगुरु बनने का सपना भी साकार कर सकता है। तो ये था एक बेसिक सैम्पल एस्से, जिससे आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि एस्से किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक PYQ के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग कि ऐसे में कैसे हमें स्ट्रक्चरिंग करना है लिखने से पहले और कैसे उसको लिखना है। और यहाँ 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया था ऐसे के पॉइंट्स को कि किस तरीके से इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो इसी के साथ में आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फर्दर मैं आपके सामने आऊँगा और भी दूसरे लेक्चर्स के साथ और डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे। बस ये एक समरी लेक्चर था। थैंक यू। जय हिंद।